YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अध्ययन करेंगे उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। यह है BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। इससे पहले वीडियो हमने देखा था व्यवहारवाद, यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान है, उसके दो ब्रांचेज हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। दोनों के ही जनक डेविड ईस्टन है। राजनीति विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। यह द्वितीय युद्ध से पहले और बाद का वर्गीकरण है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की दो धाराएं या दो ब्रांच है, उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में देखा इसके में यानी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। परंपरागत रूप से अलग तरीके से अध्ययन किया जाता था। डेविड ईस्टन ने 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी, उसमें व्यवहारवाद की उन्होंने शुरुआत की, जिसमें राजनीति विज्ञान को विज्ञान की तरह अध्ययन करने पर बल दिया गया था। परंतु 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए व्यवहारवादी विद्वान डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की आलोचना की और कहा कि व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय तथा प्राय पूर्ण अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुत समय नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में सुधार की मांग की। व्यवहारवाद की दोष और कमियों के लिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। तो इसके क्या कारण रहे कि व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद शुरू करने पड़े, इसे आप स्लाइड्स पर देख सकते हो। मुख्य 5 कारण है। यानी पहली, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की बनाने की असफल कोशिश की गई। व्यवहारवाद की मुख्य दोष यह था कि उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के सूक्ष्म अंतर को समझने में भूल की। इससे व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसी शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति व तकनीकी विकसित करने की कोशिश की, परंतु यह संभव नहीं था क्योंकि इसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद शुरू करना पड़ा। दूसरा, मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ। व्यवहारवाद की मान्यता थी कि मनुष्य के स्वभाव में नियमितताएं होती है और उसके आधार पर सिद्धांत बनाए जा सकते हैं, परंतु मनुष्य के व्यवहार के बारे में निश्चित अनुमान लगाना, पूर्व कथन करना संभव नहीं होता क्योंकि मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील व्यवहार के आधार पर बनाया गया सिद्धांत बिल्कुल सही नहीं हो सकता। तीसरा, मूल्यों को महत्व नहीं। ये व्यवहारवाद की एक बहुत बड़ी कमी थी। मूल्य यानी स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, इनको महत्व नहीं दिया गया, सिर्फ अध्ययन करने पर बल दिया गया। यानी किसी देश का अध्ययन किया जाए, मान लीजिए पाकिस्तान का, चीन का, तो वहां इस बात को महत्व नहीं दिया जाता कि वहां लोकतंत्र है या नहीं, स्वतंत्रता है या नहीं, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है या नहीं, सिर्फ अध्ययन करने पर ही बल दिया गया। समस्या समाधान करने पर बल नहीं दिया गया वहां पर, तो सिर्फ विज्ञान की तरह ही उसका अध्ययन किया गया, जो इसकी बड़ी कमी थी। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को महत्व दिया गया। चौथा है इसमें व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता। एक तरह से इसमें वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर अपने आप को बहुत व्यस्त कर लिया और जो समाज में नई नई समस्याएं आ रही थी, विशेष रूप से उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था। एक विचारधारा का युद्ध था जिसमें यह उम्मीद की गई कि जो साम्यवाद दुनिया में फैल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, जो सोवियत संघ में, उसका मुकाबला किया जाए। इसके लिए राजनीतिक वैज्ञानिकों को आगे आना चाहिए, परंतु व्यवहारवाद में सिर्फ अध्ययन पर ही बल दिया, उस साम्यवाद का उन्होंने मुकाबला नहीं किया।
तो एक तरह से डेविड स्टर्न ये कहना चाहते थे कि विश्व में जो समकालीन समस्याएं हैं या साम्यवाद को उन्होंने एक अच्छा नहीं माना, उसका मुकाबला करने के लिए व्यवहारवाद को आगे आना होगा। इसीलिए वो प्रासंगिक होगा जब समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे आणविक युद्ध का खतरा है, नए नए एशिया अफ्रीका स्वतंत्र आंदोलन चल रहे थे, इनके समस्याएं आ रही है, नागरिक आंदोलन, अमेरिका का वियतनाम के साथ युद्ध। तो ऐसे समय में राजनीतिक वैज्ञानिकों की भूमिका यह है कि समस्या को समाधान में योगदान दे, तभी वो प्रासंगिक हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने बाद में नारा भी दिया, क्रीडो ऑफ रेलिवेंस, कार्य और प्रासंगिकता, कि वही कार्य किया जाए जो प्रासंगिक हो। फिर उत्तर व्यवहारवाद एक आवश्यक भी है। समय के साथ साथ व्यवहारवाद की बहुत सारी कमियां थी, खासतौर से प्रासंगिक नहीं था। तो समाज की बहुत सारी समस्याएं आती है, इसका समाधान करने के लिए, मूल्यों को महत्व देने के लिए उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत की गई। तो ये उसके उदय के कुछ कारण थे। उसमें उत्तर व्यवहारवाद के सिद्धांत, विशेषताएं या लक्षण, जैसे व्यवहारवाद के 8 हैं, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद के कुछ सिद्धांत हैं, विशेषताएं हैं, या उनको लक्षण कह सकते हैं, ये 7 हैं। इसमें सबसे उत्तर व्यवहारवाद में एक तरीके से मूल्यों को महत्व तो दिया गया, परंतु ये वही परंपरागत राजनीति विज्ञान नहीं है। ये एक व्यवहारवाद में सुधार किया गया, व्यवहारवाद को समाप्त नहीं किया गया, व्यवहारवाद में सुधार किया गया इसमें से, और राजनीतिक विकास की एक प्रक्रिया है। वे वैज्ञानिक भी बनाना चाहता है और समस्याओं को समाधान भी करना चाहते हैं। तो डेविड स्टर्न ने इसकी 7 मान्यताएं बताई, जैसे व्यवहारवाद की 8 है, ऐसी 7 बताई, और उन्होंने एक नारा दिया, उसे प्रासंगिकता के सिद्धांत, क्रीडो ऑफ रेलिवेंस कहा गया। तो इसको यानी वही कार्य किया जाए जो प्रासंगिक हो। डेविड स्टर्न ने ये 7 इसके सिद्धांत, विशेषताएं या लक्षण बताए हैं। सबसे पहले तकनीकी से पहले उद्देश्य का महत्व, उद्देश्य या इसमें सार क्या है इसमें से। तो व्यवहारवादियों ने सिर्फ वैज्ञानिक तकनीकी के प्रयोग पर बल दे दिया गया है, अध्ययन के उद्देश्य की उपेक्षा की, अध्ययन हम किस लिए कर रहे हैं। तो उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि वैज्ञानिक तकनीकी के साथ साथ अध्ययन के उद्देश्य का महत्व है। हम उद्देश्य अध्ययन क्यों कर रहे हैं। वस्तुतः कर्म की दृष्टि से तकनीकी से पहले उद्देश्य सबसे पहले आते हैं, यानी जो भी रिसर्च किया जाता है उसमें उसका उद्देश्य लिखा जा रहा है कि हम क्या क्यों रिसर्च कर रहे हैं। ये वर्तमान में भी किया जाता है ऐसा प्रयोग। तो हमारी समस्याओं के समाधान है, समाज में जो समस्या है इनको समस्याओं के हल ढूंढना, और इसी के लिए ही तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक छोड़ना चाहिए तो तकनीकी को छोड़ा जा सकता है, उसके उद्देश्य को नहीं छोड़ा जा सकता। तो व्यवहारवादियों का नारा है कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है, किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि अप्रासंगिक रूप से निश्चित होने के स्थान पर अस्पष्ट होना अच्छा है। यानी वो कार्य किया जाए जो समाज में प्रासंगिक है, जो जरूरी है, यानी सामाजिक समस्याएं दूर करना, उसके सुझाव देना। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है। व्यवहारवादी एक तरह से मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं, मूल्यों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते और समस्याओं को दूर नहीं करते, परंतु ये एक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, उसके लिए सुझाव देना चाहते हैं, उसमें मूल्यों को शामिल करते हुए, सही और गलत में अंतर करते हुए सही का पक्ष वो लेना चाहते हैं। इस तरह से वो तथ्यों की विस्तृत सामाजिक संदर्भ में व्याख्या चाहते हैं, ताकि उदारवादी मूल्यों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज किया जा सके। यानी पश्चिमी जो मूल्य है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इसी के आधार पर सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। तीसरा, समकालीन समस्याओं के समाधान पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों ने इस बात पर बहुत बल दिया कि व्यवहारवाद सिर्फ अध्ययन कर रहा है, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर रहा है, परंतु समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। उसमें शीत युद्ध का दौर चल रहा था, अमेरिका वियतनाम के साथ संघर्ष चल रहा था, परमाणु युद्ध का भय चल रहा था, और हथियारों की बढ़ती दौड़, बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, प्रदूषण,
टेररिज्म। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिस पर राजनीतिक वैज्ञानिकों को समस्या के लिए सुझाव देना चाहिए और उसका एक हिस्सा बनना चाहिए, नहीं कि सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन ही करते रहना चाहिए। इस बात पर वो बल देते हैं कि विषय तभी प्रासंगिक रहेगा, रेलिवेंट रहेगा, जब समस्याओं के समाधान करेंगे। फिर मूल्यों को महत्व, ये इसमें बहुत बड़ा इसका रोल है मूल्यों को। पश्चिमी समाज में सामान्यतः पहले मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता था। ये उत्तर व्यवहारवाद है, ये साहित्य में भी लागू होता है। और व्यवहारवाद में यानी सिर्फ अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने पर बल दिया गया, परंतु उत्तर व्यवहारवाद में कहा गया कि बिना मूल्यों के अध्ययन नहीं किया जा सकता। मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान न तो कभी तटस्थ रहा है और न ही हो सकता है। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों की मूल्य निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा को मानवता विरोधी मानकर उसका विरोध किया। सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य मानव और समाज का कल्याण करना है, अतः उन्हें तो मूल्य सापेक्ष ज्ञान ही अर्जित करना चाहिए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों को शोध के पूर्व कथन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता। तो इन चीजों को महत्व देते ही अध्ययन करना चाहिए। इन चीजों की इंपॉर्टेंस बनी रहेगी, यानी कहीं किसी देश में तानाशाही व्यवस्था है तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि लोगों का विकास हुआ है। अगर विकास हुआ है तो भी वो उस कीमत पर हुआ है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कीमत पर हुआ है, जिसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उसको ज्यादा अच्छा विकास नहीं माना जाएगा उसमें से। वहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और बाकी जो अनौपचारिक अंग है उन सब का अध्ययन किया जाएगा और मूल्यों के संदर्भ में ही अध्ययन किया जाएगा। पांचवा, बुद्धिजीवियों की भूमिका, मेजर रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन प्रोटेक्टिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। समाज में जो बुद्धिजीवी है, जो चिंतन करते हैं, जो बुद्धिजीवी, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों की पहले सिर्फ अध्ययन जो किया गया था तो वो सिर्फ विज्ञान की तरह कर लिया गया, और समाज में जितनी भी समस्याएं थी उन्होंने राजनीतिक विज्ञानों ने उनसे अपने को आपको अलग कर लिया गया। परंतु समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है यही मूल्यों की रक्षा कर सकता है और इसी तरह उनको करना चाहिए। रिसर्च जो की जाती है वो मूल्य रहित नहीं की जा सकती, ऐसा उत्तर व्यवहारवाद मानता है। उत्तर व्यवहारवादियों का निष्कर्ष भी यही है कि समाज बुद्धिजीवियों से उम्मीद करता है कि वे मानव मूल्यों की रक्षा में अहम भूमिका निभाए, और बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि वे समाज की उचित मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करें, यानी समाज में जो समस्या है उनके हल ढूंढे, उनका हिस्सा बने, उनके लिए सुझाव प्रस्तुत करे और रिसर्च या शोध भी ऐसा करे जिससे समाज की समस्याएं दूर होती हो। राजनीति विज्ञान कार्य व चिंतन का विज्ञान है। ये उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी जो थे उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीतिविज्ञान को एक चिंतन विज्ञान, सिर्फ चिंतन करने वाला विज्ञान बना दिया। अपनी लाइब्रेरी में बैठकर सिर्फ चिंतन करते रहते हैं, परंतु ये नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिंतन के साथ साथ कार्य का विज्ञान है, एक्शन साइंस भी है, और इन दोनों में उचित तालमेल, समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। डेविड ईस्टन के अनुसार जानने का अर्थ है प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में लागू करना, और इस प्रकार कार्य करने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन में व्यस्त होना। कर्महीन ज्ञान सही नहीं है। उत्तर व्यवहारवादियों का मत यह भी है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ऐसे ज्ञान की प्राप्ति है जो समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हो। उनका निष्कर्ष है कि यद्यपि राजनीति विज्ञान मनन यानी चिंतन विज्ञान व कार्य विज्ञान दोनों ही है, किंतु सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से उनके चिंतन की तुलना में कार्य यानी एक्शन के पक्ष का अधिक महत्व है। अतः राजनीति विज्ञान में होने वाली समस्त रिसर्च और वो
समाज की समस्याओं को दूर करने वाला होना चाहिए, वो क्रियाशीलता उसके अंदर होना चाहिए, चिंतन के साथ साथ क्रियाशीलता भी होना चाहिए उसमें से। फिर व्यवस्थात्मक व्यवसाय का राजनीतिकरण आवश्यक है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक है वो सिर्फ अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, परंतु उत्तर व्यवहारवाद में नाम माना जाता है कि जो अध्ययन है शुद्ध वैज्ञानिक नहीं होगा, शुद्ध वैज्ञानिक शोध नहीं होगा, इनकी जिम्मेदारी होगी कि व्यवसाय का राजनीतिकरण भी होगा। उनका जिम्मेदारी है कि सामाजिक पुनर्निर्माण में वो सहयोग दे। यानी डेविड स्टन ये कहना चाहते थे कि जिस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा है तो उनके उस दौर में लोग इस तरह का अध्ययन करें, इस तरह का रिसर्च करें, जिससे समाज में उस समय जो शीत युद्ध है उसको रोका जा सके, उसके प्रसार को रोका जा सके, काउंटर किया जा सके उसको। इसलिए राजनीतिक विज्ञानों को बुद्धिजीवियों से संबंधित संघों, शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों आदि को सामाजिक जिम्मेदारी की पूर्ति के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खुले रूप में स्वीकार करना चाहिए। यानी उनको मानना चाहिए कि हम इस विचारधारा में विश्वास रखते हैं। उन्हें शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर जिम्मेदारी के प्रति तटस्थता नहीं रखनी चाहिए। अपने संघों व संस्थाओं को विश्वव्यापी राजनीतिक सामाजिक संघर्ष क्या था, वही साम्यवाद था, तो उसके संदर्भ में उदार मानव मूल्यों की रक्षा के लिए खुलकर मैदान में आ जाना चाहिए। उदार मूल्य यानी पश्चिमी जो मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य है, उनकी रक्षा के लिए खुलकर मैदान में आना चाहिए। डेविड स्टन के शब्दों में, यदि व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है वह ज्ञान का प्रयोग में लाए तो बुद्धिजीवियों से बने हुए संगठन अर्थात विभिन्न व्यावसायिक समुदाय तथा विश्वविद्यालय भी स्वयं को वर्तमान संघर्षों से अलग नहीं रख सकते। व्यवसाय के राजनीतिकरण से न तो बचा जा सकता और न ही वांछनीय है। तो इस तरह से डेविड स्टन ने प्रासंगिकता का सिद्धांत दिया, क्रीड ऑफ रेलिवेंस का सिद्धांत दिया। शोध को प्रासंगिक और कार्योन्मुख एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। कार्य चिंतन के साथ साथ एक्शन ओरिएंटेड भी होना चाहिए, कार्योन्मुख होना चाहिए। उनका निष्कर्ष है कि सामाजिक समस्याओं या संकटों के प्रसंग में ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शोध का महत्व होता है। इस तरह उन्होंने ये बताई कि समाज में जो समस्याएं हैं उनका बारे में सुझाव दिए जाना चाहिए, समाधान में। अब हम अगर तीनों चीजों की तुलना करें, यानी मूल्यों को महत्व दे दिया गया, तो ऐसा समझा जा सकता है कि वास्तव में परंपरागतवाद है, परंतु ऐसा नहीं। तीनों में हम डिफरेंस स्लाइड पर देख सकते हैं। परंपरावाद लिखा हुआ है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। परंपरावाद जो है तथ्य और मूल्यों को जोड़ देता है, तथ्य और मूल्य उसमें शामिल है। व्यवहारवाद तथ्यों और मूल्यों को अलग करता है, वो तथ्यों का अध्ययन करता है, मूल्यों को बिल्कुल छोड़ देता है, मूल्यों से अलग है, निरपेक्ष है, तटस्थ है। और उत्तर व्यवहार तथ्य और मूल्यों को कार्य व प्रासंगिकता से जोड़ देता है, मूल्यों को महत्व देता है और वो कार्य किया जाए जो प्रासंगिक हो, यानी समाज की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो, वो करना चाहिए। परंपरावाद आदेशात्मक व मानकीय है, आदर्शात्मक, यानी एक समाज के सामने आदर्श रखता है, जैसे प्लेटो है आदर्श राज्य, ऐसे ही जैसे रूसो की सामान्य इच्छा, अरस्तु का भी आदर्श राज्य, व्यक्ति एक आदर्श नागरिक होना चाहिए। तो एक आदर्श स्थापित कर दिया और उसकी कोशिश करते हैं कि व्यक्ति उसकी तरफ बढ़े। ये आदेशात्मक है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, न्याय कैसा होना चाहिए। तो एक आदर्श स्थापित करके वो आदेशात्मक आदेश देता है, ऐसा होना चाहिए। व्यवहारवाद गैर आदेश, आदेश नहीं देता, व्यवहार परक है, सिर्फ राजनीतिक तरीके से अध्ययन करता है। और उत्तर व्यवहार जो है समाज में जो समस्याएं हैं उसमें, जैसे डेविड स्टन ने बताई, गरीबी, बेरोजगारी, परमाणु युद्ध का भय, साम्यवाद, डेविड स्टन ने बताया जैसे, तो इनका समाधान करने के लिए समस्या केंद्रित है, जो समाज में समस्या है उनको दूर करने के लिए सुझाव दिया जाए। फिर परंपरागत गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है, इसमें गुणों को महत्व दिया गया है। इसमें क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक है, व्यवहारवाद में परिमाणात्मक यानी
क्वांटिटी को महत्व दिया गया है, संख्या को महत्व दिया गया है, सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययन को महत्व दिया गया है, शुद्ध वैज्ञानिक तरीके से और वैज्ञानिक महत्व दिया गया है। और उत्तर व्यवहार में दोनों को जोड़ दिया है, गुणों को, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों तरीकों को जोड़ दिया गया है। यानी इसमें मूल्यों को महत्व भी दिया गया है और क्वांटिटी को भी महत्व दे दिया गया है। परंपरागत यूरोप पर ज्यादातर अध्ययन यूरोप में ही हो रहा है, उसमें प्लेटो, अरस्तु और श्लोक, रूसो, ये लगभग उस तरह से रहा। व्यवहारवाद अमेरिकी और आंग्ल, जहाँ जैसे ब्रिटेन, यूरोप समझ सकते हैं इसमें, जहाँ अमेरिकी और पश्चिमी लोकतंत्र जहाँ है उस वहां तक ही था। ये साम्यवाद जैसी विचारधारा या उन देशों का अध्ययन नहीं करता था उसमें, ये सिर्फ अमेरिका, आंग्ल अमेरिका तक सीमित था। और उत्तर व्यवहार जो थर्ड वर्ल्ड है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह से थर्ड वर्ल्ड पर केंद्रित है। सामान्यतः फर्स्ट वर्ल्ड उसको माना जाता है जो पश्चिमी देश है, उदारवादी देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देश, ये फर्स्ट वर्ल्ड हुआ। सेकंड वर्ल्ड जो साम्यवादी देश है, पहले सोवियत संघ था, चीन था, क्यूबा, इस तरह के जो साम्यवादी देश थे, और इसके अलावा जो तीसरा है वो थर्ड वर्ल्ड माना जाता था। वर्तमान में विकसित देश माने जाते हैं, विकासशील और अल्प विकसित देश ऐसे माने जाते हैं। ये तीनों के अंदर तुलना की गई है। तो व्यवहारवाद परंपरावाद नहीं है। इस बार हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में भी आलोचना की जा सकती है। इसकी आलोचना है कि उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध है। इसमें उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्य और मूल्य दोनों को महत्वपूर्ण माना है। यह एक तरह से तथ्य और मूल्य दोनों को महत्व देता है, तो एक तरीके से इसके अंदर अंतर्विरोध पैदा हो जाता है। उत्तरवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक साथ ही मूल्य प्रदान, आदर्शवादी, व्यक्तिनिष्ठ के अलावा मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी, वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं। इससे अंतर्विरोध पैदा होते हैं। दूसरा अवैज्ञानिक भी है, तकनीकी से पहले उद्देश्य को महत्व देते हैं, यानी उद्देश्य तय करते हैं और तकनीकी का प्रयोग पहले से जो निश्चय कर लिया गया उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं। इस प्रकार उनका अध्ययन आलोचना करने वालों ने कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और अवैज्ञानिक है। तीसरा, ये अमेरिकी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जहां व्यवहारवाद जो था सत्य को प्राप्त करना चाहता था, बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता था, उत्तर व्यवहारवाद प्रासंगिकता को महत्व देता है, कार्य और प्रासंगिकता को। यानी एक तरीके से अमेरिकी हितों और मूल्यों को पश्चिमी जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनको महत्व देने के लिए इस संदर्भ में समझा जा सकता है। यानी शीत युद्ध के काल में अमेरिका साम्यवाद का विरोध कर रहा था, तो उसमें व्यवहारवादी उससे अलग रहे, परंतु उत्तर व्यवहारवादी ने कहा गया कि ये एक तरह से निष्क्रियता समाप्त होनी चाहिए और साम्यवाद का विरोध होना चाहिए। यही व्यवसायों का राजनीतिकरण था। तो ये एक तरीके से अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता है, अमेरिकन विचारधारा कहा जा सकता है। और उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का ही प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो उदारवादी है, जो साम्यवादी मूल्य हैं, उनका वो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये मूल्य समाज में, समुदाय में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं और वो समाजवादी विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं है। और ये थर्ड वर्ल्ड तक ज्यादा सीमित है, इनके ज्यादा से ज्यादा जो जोर दिया गया है वो थर्ड वर्ल्ड के ऊपर जोर दिया गया है। विकास के प्रसंग में ये मूल्यों को महत्व देते हैं और मूल्यों पर आधारित विकास पर जोर देते हैं, यानी पश्चिमी मूल्यों के ऊपर आधारित विकास के ऊपर जोर देते हैं। तो ये इसकी आलोचना है। और फिर भी इसका इन सब आलोचना के बाद भी या कुछ कमियों के बाद भी ये एक कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में एक नई धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये व्यवहारवाद या परंपरावाद की पुनरावृत्ति भी नहीं है और ये एक तरीके से सुधार आंदोलन है और उसने राजनीति विज्ञान को ज्यादा वैज्ञानिक और मूल्यों के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध बनाया है। और ये भी माना है कि वही कार्य किया जाए जो प्रासंगिक को क्रेडो ऑफ रेलिवेंस माना जाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान में दोनों ही धारा ये महत्वपूर्ण है, आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद और उत्तरवाद। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। धन्यवाद।